हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है डिबेंचर्स। ठीक है जी, तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ कंपनी अकाउंट्स में नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो सबसे पहले सभी बच्चे हेडिंग लिखेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर्स। आप सभी जानते हैं कि कंपनी क्या होती है। सर, कंपनी को भी बिजनेस चलाने के लिए ह्यूज फंड्स चाहिए। बिल्कुल ठीक। कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए बहुत बड़ी क्वांटिटी में फंड्स चाहिए। अच्छा जी, कंपनी के पास फंड्स कहां से आएंगे? तो कंपनी को बनाया लॉ ने। लॉ का मतलब था कंपनीज एक्ट। उसी कंपनीज एक्ट ने फंड्स कैसे रेज किए जाएंगे इसके लिए कंपनी को अलग अलग ऑप्शंस दी। नंबर 1, कंपनी अपने फंड्स रेज करने के लिए शेयर्स इशू करेगी। और हमने पढ़ लिया कि शेयर इशू करेंगे तो दो तरह के शेयर्स कंपनी इशू करती है। एक का नाम होता है इक्विटी और दूसरे का नाम होता है प्रेफरेंस। ठीक है जी। कंपनी कभी भी सारे के सारे फंड्स शेयर्स की फॉर्म में कलेक्ट नहीं करती। ठीक है ना। कंपनी को एक और ऑप्शन दिया है लॉ ने फंड्स को रेज करने का। उसको कहा जाता है लोन। और आप सभी जानते हैं कि लोन ज्यादातर लोग तो बैंक से लेते हैं। ऑब्वियसली कंपनी भी बैंक से लोन ले सकती है, लेकिन कंपनी के पास इससे भी ज्यादा एक और एडवांस्ड तरीका है और उसी को हम लोग नाम देते हैं डिबेंचर्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा कि भाई कंपनी को फंड्स चाहिए और फंड्स कलेक्ट करने का कंपनी के पास एक तरीका और है जिसे हम बोलते हैं डिबेंचर्स। और अभी मैंने आपको डिबेंचर्स नहीं बताया, तो सरल भाषा में हम इसे कह सकते हैं कंपनी जब लोन लेती है तो उसी लोन का एक फॉर्म होता है डिबेंचर्स। ठीक है। तो मैं आपके साथ पहले कंपनी के इसी ऑप्शन की, फंड्स रेजिंग के ऑप्शन की डिस्कशन हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। अब सभी बच्चे मेरे साथ साथ सुनेंगे। ये नोट करने की बात नहीं है, ये केवल समझने की बात है, इसीलिए आप सिर्फ यहां ध्यान देंगे। बेटे, ये कंपनी है, ये बैंक है, और ये लोग हैं। ठीक है। इसे बोलते हैं पब्लिक। अब मोदी जी ने कहा लोगों को कि आप बैंक में खाता खोलिए, जन धन योजना। यानी कि पब्लिक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाती है। मुझे उम्मीद है बेटे आप में से कई बच्चों का बैंक में अकाउंट खुला हुआ होगा, आपके पेरेंट्स का भी अकाउंट खुला हुआ होगा। ठीक है ना। तो लोग अपने फंड्स को बैंक के पास जमा कर देते हैं। ये हमने बैंक के पास डिपॉजिट कर दिया। कंपनी को फंड्स चाहिए
तो बैंक क्या करता है, यही फंड्स लोगों से कलेक्ट करके कंपनी को लेंड कर देता है। लेंड करने का मतलब होता है लोन दे देता है। ठीक, ये ऐसे बैंक ने लोगों से मनी लिया और बैंक ने ये पैसे कंपनी को लेंड कर दिए। अब बेटे, कंपनी की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो कई बार बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा का मतलब क्या है, अब कंपनी कहती है बैंक से कि हमें तो लोन चाहिए, मान लीजिए 1000 करोड़ का लोन चाहिए। ठीक, अब अगर कंपनी को 1000 करोड़ का लोन चाहिए तो कोई भी पर्टिकुलर बैंक कंपनी को इतना बड़ा लोन दे नहीं पाता। ठीक है जी, तो कंपनी कहती है छोड़ो, तुम्हारे पास इतनी पब्लिक के साथ कांटेक्ट नहीं है, हम ऐसा करेंगे पब्लिक से डायरेक्टली पैसा मांगेंगे। अब बेटे कंपनी ने क्या किया, डायरेक्टली लोन मांगा, किससे, पब्लिक से, और पूरे देश की जनता से लोन मांग लिया। लो, अब मान लीजिए बेटे आप एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, तो आपका बैंक तो थोड़े से लोगों के साथ डील कर रहा हो सकता है, लेकिन कंपनी जो है वो पूरे देश के लोगों से लोन मांग लेती है। समझ में ना, कंपनी पेपर में एडवर्टाइजमेंट देगी और कहेगी जिसे भी हमें लोन देना हो वो कंपनी को लोन दे सकता है, और कंपनी इस लोन के ऊपर 14% का इंटरेस्ट भी देगी। अब बेटे पूरे देश की कंट्री को, सॉरी, पूरे देश के लोगों को जैसे हमने शेयर्स खरीदने के लिए इनवाइट किया था, ऐसे हमने पूरे देश की कंट्री को लोन देने के लिए इनवाइट कर लिया। और इस तरह से कंपनी कोई भी अमाउंट कलेक्ट कर सकती है, चाहे वो 1000 करोड़ हो, चाहे वो 10,000 करोड़ भी क्यों ना हो। यानी कि पहली बात बच्चों को समझ में आनी चाहिए कि कंपनी जब लोगों से सीधे सीधे लोन ले लेती है तो उसी को मैं कहने वाला हूं इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब मैं आपको बताता हूं बेटे कि लोन को मैंने डिबेंचर क्यों कहा। पहली तो ये बात आपको समझ में आई कि कंपनी की रिक्वायरमेंट अगर ज्यादा हो तो उसे बैंक से लोन मिल नहीं सकता, इसीलिए वो डायरेक्ट पब्लिक से लोन लेती है। अब सर लोन लेने का तरीका कैसे होता है, अब सुनिए बेटे। ये जो कंपनी है, कंपनी ने लोगों को अप्रोच किया, दोबारा से सभी बच्चे मेरे साथ साथ सुनेंगे। अब बेटे कंपनी ने लोगों से कहा कि आप हमें लोन दे दो, ठीक है, इस लोन को हम आपको रिटर्न भी करेंगे। लोन तो रिटर्न भी करना पड़ता है, और इस लोन पर जब तक हम आपको रिटर्न नहीं करेंगे हम आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट भी देंगे। लोगों ने कहा ठीक है, आप हमसे पैसा ले लो, जब तक आप रिटर्न नहीं करोगे इसके ऊपर आप ब्याज दोगे। कंपनी ने प्रॉमिस किया कि हम आपको 5 सालों के बाद लोन रिटर्न कर देंगे, और इन 5 सालों के अंदर हम आपको 14% का इंटरेस्ट भी देंगे। ठीक है, लोगों ने कहा कि हम जब बैंक को लोन देते हैं या हम बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हैं तो हमारे माइंड में ना एक सिक्योरिटी रहती है कि हां हमारा पैसा सेफ है। कंपनी ने कहा कोई बात नहीं, हम एक काम करेंगे, आपको इस लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी भी दे देंगे। यानी कंपनी कहती है कि हम आपसे जो लोन ले रहे हैं इसके अगेंस्ट हम आपको सिक्योरिटी भी दे देंगे। लोगों ने कहा तब तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप सारी बातें मान रहे हो, ठीक है नहीं। अब लोगों ने कहा कि ये सारी की सारी बातें वर्बली होंगी या इसे किसी कागज पे लिख दोगे। कंपनी ने कहा हम ऐसा करते हैं,
एक कागज प्रिंट करा लेते हैं। उस कागज के ऊपर आपके और हमारे बीच की जितनी भी टर्म्स हैं वो हम लिख देते हैं, और इसके ऊपर कंपनी के डायरेक्टर कहते हैं, हम इसके ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं और इसके ऊपर कंपनी की मोहर लगा देते हैं। ये लीजिए, अब ये बेटे ये जो कागज का टुकड़ा बन गया ना, इसी को लॉ में नाम दे दिया गया डिबेंचर। समझ में आया? यानी कि कंपनी ये डिबेंचर देगी पब्लिक को, और डिबेंचर का मतलब होता है वो कागज का टुकड़ा जिसके ऊपर ये सारी की सारी शर्तें लिखी होंगी। इस पे लिखा होगा कि कंपनी आपको प्रॉमिस करती है कि आपके पैसे को 5 सालों के बाद हम लौटाएंगे। इस पे लिखा होगा कि आपके पैसों के लिए हम सिक्योरिटी भी देने को तैयार हैं और हमने अपनी बिल्डिंग आपके नाम लिख दी। इस पे यह भी लिखा होगा कि हम आपको 14% का ब्याज दिया करेंगे। यानी कि ये कागज का टुकड़ा जिस पे ये शर्तें लिखी हैं यही कहलाता है डिबेंचर। ये कंपनी को लोगों को दिया जाएगा और लोग इसके बदले कंपनी को पैसे दे देंगे, और इसी को हम बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स। यानी कि अब आपको समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि डिबेंचर क्या होता है। बच्चे कह रहे हैं हाँ जी सर, अब हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि डिबेंचर किसे कहते हैं। ठीक है, आइए बेटे, अब मैं आपको बुक से एक बार इसकी डेफिनेशन रीड करवा देता हूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आपने क्या पढ़ा। अभी आपकी रीडिंग के लिए कुछ बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि एक डेफिनेशन में पढ़ रहा हूं कि डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय अ कंपनी एज एविडेंस। मतलब कंपनी ने एक डॉक्यूमेंट दिया है जो साबित करता है, सबूत है, ऑफ अ डेट। डेट का मतलब होता है लोन, ठीक है ना। तो कंपनी ने लोन के सबूत में एक डॉक्यूमेंट दिया है होल्डर को। होल्डर मतलब जिसके पास वो कागज है, ठीक है जी। लिखा हुआ है अराइजिंग आउट ऑफ लोन एंड मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय अ चार्ज। मतलब इसके अगेंस्ट सिक्योरिटी भी दी गई है। नीचे लिखा हुआ है कि डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट कह सकते हैं या डिबेंचर को एक सर्टिफिकेट कह सकते हैं जिसके द्वारा एक्नॉलेज किया जाता है। एक्नॉलेज का मतलब होता है एक्सेप्ट किया जाता है कि कंपनी ने लोन लिया है, और लोन का मतलब डेब्ट है। इट इज इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ अ कंपनी। इसके ऊपर कंपनी की स्टैंप लगी होती है। कॉमन सील लॉ की लैंग्वेज है, जनरल भाषा में लोग इसे समझते हैं स्टैंप। स्टैंप का मतलब होता है मोहर। हिंदी में देखा है मोहर लगा देते हैं, उसको बोलते हैं स्टैंप। जिस पे ये लिखा होता है कि हम आपको पैसे कब देंगे, कितने समय के बाद देंगे, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बताया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है, और इसे लिख करके भी बताया जाता है। डिबेंचर से पहले प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स कर दिया, ठीक है ना। इट इज कंसीडर्ड एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसे हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहते हैं। इट मे और मे नॉट बी सिक्योर्ड। लॉ ने कहा है कि आप सिक्योरिटी दें या ना दें, यह आपकी मर्जी है, लेकिन जनरली लोग इसके लिए सिक्योरिटी मांगते हैं और कंपनी इसके लिए सिक्योरिटी भी देती है। अब मेरे ख्याल से आपको मीनिंग ऑफ डिबेंचर समझ में आ गया, ठीक है। नीचे एक टर्म और आ रही है बॉन्ड। बॉन्ड भी क्या होता है बेटे? तो बॉन्ड भी एक डिबेंचर के जैसे ही इंस्ट्रूमेंट होता है। थोड़ा सा फोकस में प्रॉब्लम आ रही थी, हां जी बेटे। कंपनी ने पब्लिक से लोन मांगा और लोन के बदले में एक सर्टिफिकेट दे दिया,
और उस सर्टिफिकेट को अभी तक हमने नाम दिया डिबेंचर, और डिबेंचर के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स कर दिया जाता है। अब कई बार मान लीजिए बेटे मैंने एक नया प्रोजेक्ट लगाना है। सर नए प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? मान लीजिए बेटे कंपनी ने कहा कि हम लोग एक होटल बनाना चाहते हैं, एक 7 स्टार 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं, एक बड़ा होटल बनाना चाहते हैं। अब होटल बनाने में लगेंगे कंपनी को 4 साल, और कंपनी बेटे लोगों से लोन लेकर के होटल बनाना चाहती है। 4 साल तो होटल को कंस्ट्रक्शन करने में ही लग जाएंगे, यानी होटल जो शुरू होगा वो 4 सालों के बाद शुरू होगा। और जो लोग लोन देंगे वो कंपनी से इंटरेस्ट की मांग करेंगे कि हमने आपको लोन दिया है तो आप हमें इंटरेस्ट दे दीजिए। कंपनी कहती है कि देखो भाई हम आपको 5 सालों तक तो इंटरेस्ट दे ही नहीं सकते, यानी मुझे ऐसा लोन चाहिए जिसके ऊपर हम ब्याज ना दें। तो ऐसा लोन जिसके ऊपर ब्याज ना देना पड़े उसे बोलते हैं बॉन्ड। अब बच्चे हैरान हो रहे हैं, कह रहे बताओ कोई व्यक्ति लोन देगा और उस पर ब्याज ना मांगे तो ये कैसे हो सकता है? कंपनी कहती है कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको सर्टिफिकेट देंगे 1,000 रुपए का, और आपसे बदले में पैसा लेंगे सिर्फ 400 रुपए। मतलब आप हमें आज 400 रुपए दे देना, हम आपको 10 सालों के बाद 1,000 रुपए दे देंगे। इस तरह से कंपनी कहती है। और कंपनी कहती है ये जो दोनों का डिफरेंस है यही आप अपनी इनकम समझ लो, इसी को आप अपना ब्याज समझ लो। यानी ब्याज जो होता है ना वो इस तरीके से दिया जाता है कि जो लोन की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, लेकिन कंपनी को कम पैसे दिए जाएंगे, और इस डिफरेंस को, एक्स्ट्रा डिफरेंस को शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर सेटिस्फाइड हो जाता है कि चलो इसी को ब्याज समझ लूंगा। इसका मतलब ब्याज साल दर साल नहीं मिलेगा, आखिरी में ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब इसे लोगों ने नाम देना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके ऊपर ब्याज नहीं है इसीलिए लोग इसे बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। या आप इसे यूं भी समझ सकते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा डिस्काउंट है, बहुत अधिक डिस्काउंट है। देखो 1,000 रुपए के बदले में 400 रुपए दे रहे हो तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। समझ में आया? हां, यानी लोन की ही दूसरी फॉर्मेट है बॉन्ड्स, और हमारे पास अकाउंटिंग है डिबेंचर की, लेकिन बुक में इसकी भी इंट्रोडक्शन दी है, तो मैंने आपको ये भी समझा दिया। सर हम एक बार बॉन्ड के बारे में पढ़ लें? मैंने कहा बिल्कुल पढ़ लीजिए। क्या लिखा है? लिखा है बॉन्ड लाइक डिबेंचर, बॉन्ड लाइक डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट, यानी ये भी एक्नॉलेजमेंट मतलब मंजूरी है, स्वीकृति है डेट की, अंडर द कॉमन सील, इस पर भी मोहर लगी होगी। इट इज ऑल्सो साइंड बाय द ऑथोराइज सिग्नेटरी, मतलब इस पर भी डायरेक्टर के हस्ताक्षर होंगे, सिग्नेचर होंगे। पहले ये बॉन्ड का इस्तेमाल गवर्नमेंट करती थी, लेकिन अब इसका इस्तेमाल सभी लोग करते हैं, कंपनी भी करती हैं। इसीलिए बॉन्ड और डिबेंचर लगभग एक ही जैसी चीज हो गई, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया जाता। बॉन्ड के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया जाता, और बॉन्ड के नाम आप समझ सकते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड। समझ में आई? यस सर, हमें यह बात समझ में आ गई। अब बच्चों के मन में एक और सवाल आ रहा होगा। बच्चे कहते हैं सर हमारे मन में सवाल आए या ना आए, लेकिन आप जबरदस्ती सवाल दिमाग में ले आते हो। मैंने कहा अच्छा जी कोई बात नहीं।
सवाल ये उठा कि जब कंपनी फंड्स रेस कर सकती थी शेयर से, तो आखिरकार लॉ को और कंपनी को क्यों जरूरत पड़ी डिबेंचर की? अगर पैसे ही चाहिए तो शेयर से ले लो। समझ में आया? डिबेंचर की क्या जरूरत थी? समझ में आया? जरूरत थी। यानी कि अब मैं आपको पढ़ाने ये जा रहा हूं कि भाई आखिरकार शेयर में और डिबेंचर में क्या डिफरेंस होता है। या फिर आप ये पूछेंगे कि सर शेयर होल्डर बनूं या डिबेंचर होल्डर बनूं, इन दोनों में क्या अंतर होता है? एक ही बातें हैं। जिस व्यक्ति ने कंपनी का शेयर लिया वो शेयर होल्डर है, और जिस पब्लिक ने कंपनी से डिबेंचर लिया वो डिबेंचर होल्डर है। ठीक है जी। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो शेयर और डिबेंचर में अंतर क्या है, या शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर में अंतर क्या है? सुनिए बेटे, जिन लोगों ने कंपनी से शेयर खरीदा होगा वो लोग कंपनी के कहलाएंगे मालिक, ऑनर। और जिन लोगों ने कंपनी को लोन दिया है, डिबेंचर खरीदे हैं, वो कहलाएंगे लेंडर। समझ में आया? यानी ये कंपनी के मालिक हैं और ये कंपनी के मालिक नहीं है, ये कंपनी के लेंडर हैं। बताइए, क्या पहली बात आपको समझ में आई? यस। तो आइए जरा पहली बात पढ़ के देखें। पहला डिफरेंस ऑनरशिप का है। यहां साफ साफ लिखा है कि डिबेंचर होल्डर इज अ लेंडर, और जबकि शेयर होल्डर इज द ऑनर। ये बात समझ में आई? बेटे ये है कंपनी। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ये है कंपनी और ये है कंपनी का शेयर होल्डर। ठीक है जी। ये है कंपनी का डिबेंचर होल्डर। बेटे डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को क्या दिया? लोन दिया। अब बेटे कंपनी को इसके ऊपर डिबेंचर होल्डर को ब्याज देना है, इंटरेस्ट देना है। वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। यानी कंपनी को चाहे फायदा हो या फायदा ना हो, आपने लोन लिया है तो आपको ब्याज देना ही होगा। समझ में आई बात? यानी डिबेंचर होल्डर को रिटर्न में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। चाहे कंपनी को फायदा हो चाहे कंपनी को फायदा ना हो। अच्छा जी। शेयर होल्डर ने दी कंपनी को कैपिटल, तो उसे भी कुछ चाहिए। कंपनी ने कहा कि भाई तुम लोग तो कंपनी के मालिक हो, अगर हमें प्रॉफिट हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको मिल जाएगा, और इसको नाम बोलते हैं डिविडेंड। यानी कि शेयर होल्डर को कंपनी से मिलते हैं प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट का नाम होता है डिविडेंड। इसका मतलब यह है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो इसका मतलब इन्हें कोई रिटर्न नहीं मिलेगी। पढ़ लीजिए बेटे। अ डिबेंचर होल्डर गेट्स इंटरेस्ट एट फिक्स्ड रेट। स्टेटेड रेट का मतलब होता है फिक्स्ड रेट, और साफ साफ लिखा है वेदर द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट और नॉट। जबकि शेयर होल्डर को मिलेगा डिविडेंड। बोलो, ये बात समझ में आई? हाँ सर, ये बात भी समझ में आई। अब तीसरी बात समझिए।
सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। बेटे ये लोग कौन हैं? ये लोग हैं कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर ने, ये कंपनी है, डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को लोन दिया है और हमारे देश का कानून कहता है कि भाई लोन रिटर्न जरूर करना है और लोन को रिटर्न करने को बोलते हैं रीपेमेंट। और रीपेमेंट भी दरअसल कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है, टेक्निकल वर्ड होता है रिडेम्पशन। यानी लॉ में रीपेमेंट करने का टेक्निकल नाम होता है रिडेम्पशन। समझ में आया? यानी कंपनी ने जो लोन लिया है ना, उसे कंपनी को रिटर्न करना है, इसीलिए आपके पास अगला चैप्टर आएगा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अभी तो आप पढ़ रहे हो इशू ऑफ डिबेंचर, मतलब अभी कंपनी लोन ले रही है तो अकाउंटिंग क्या करेगी, ये हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। अगले चैप्टर में सिखाएंगे कि कंपनी लोन वापस करेगी तो कैसे अकाउंटिंग करनी है। ठीक है सर? यहां खड़े हैं, ये खड़े हैं, ये कौन है? तो ये हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स। चलो जी, इन्होंने कंपनी के शेयर ले लिए। अब इनकी रीपेमेंट नहीं होगी, लोन की रीपेमेंट होगी लेकिन शेयर की रीपेमेंट नहीं होगी। यानी ये पैसा कंपनी के पास चला गया और ये पैसा कंपनी की कैपिटल बन गई। और कैपिटल कैसे वापस हो सकती है? कैपिटल कभी वापस नहीं होती, जब तक बिजनेस चलेगा ये कैपिटल कंपनी के पास रहेगी। अब आपके मन में सवाल ये उठेगा, सर इसका मतलब जिसने कंपनी में शेयर खरीद लिए उसे कभी पैसे मिलेंगे ही नहीं। लॉ कहती है कि भाई कंपनी से तो आपको पैसे मिलेंगे नहीं, लेकिन यदि आपको कभी पैसे चाहिए हो तो हमारे देश में ना एक शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट में जाना और अपने शेयर सेल कर देना। यानी ए अपने शेयर मार्केट में जाएगा, सेल कर देगा एक नए व्यक्ति को, एक्स को। यानी ये बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह एक्स आ जाएगा। जिसे पैसा चाहिए वो अपना शेयर किसी दूसरे व्यक्ति को बेचेगा। समझ में? इस तरह से आपको इसके बदले में पैसे मिल जाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि बेटे ये शेयर बड़ी सरलता से बिक जाते हैं, 1 सेकंड के अंदर बिक जाते हैं और पैसे भी मिल जाते हैं, इसमें कोई कठिनाई होती नहीं है। समझ में आ? सर ए के बदले एक्स ने ले लिया, एक्स के बदले किसी और ने ले लिया, उसके बदले किसी और ने ले लिया। सर कोई अंत भी तो होगा? कोई अंत नहीं है। जब तक कंपनी चलेगी तब तक पैसा नहीं मिलेगा। हां, लॉ कहता है यदि कंपनी बंद हो गई, बंद हो जाने को बोलते हैं वाइंडिंग अप। यदि कंपनी बंद हो गई, बल्कि मैं आसान टर्म यूज कर लेता हूं जो कि आप पहले ही जानते हैं, मान लो कंपनी की डिसोल्यूशन हो गई। समझ में? कंपनी के केस में डिसोल्यूशन को हम बोलते हैं लिक्विडेशन। इसका मतलब यह कि कंपनी बंद हो गई। अगर कंपनी बंद हो जाएगी तो भाई उस समय लोगों को पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। आप पढ़ के देख सकते हैं कि यहां लिखा है कि डिबेंचर्स आर इशूड फॉर अ डिफाइंड पीरियड। डेफिनेट पीरियड मतलब इनका पैसा तो रिटर्न होगा लेकिन शेयर का पैसा रिटर्न नहीं होता। नंबर 4, एक कंपनी चाहे तो डिबेंचर कितने भी डिस्काउंट पर इशू करे, लॉ को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉ ने इसके ऊपर कोई कंडीशन भी नहीं लगाई, नो कंडीशन। समझ में आ? लेकिन अगर कंपनी शेयर इशू करती है तो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है
कि भाई डिस्काउंट के लिए कंपनी को कुछ कंडीशंस का पालन करना होगा। मैंने गलत लिख दिया बेटे, ये कंपनीज एक्ट पुराना है। कंपनीज एक्ट 1956 कहता है कि भाई कंपनीज को अगर डिस्काउंट पे शेयर इशू करना है तो सेक्शन 79 में जो शर्तें मैंने लिखी हैं उनका पालन कीजिए। हमारे देश में नया कंपनीज एक्ट आ गया है 2013, जो कि यह कहता है कि कंपनी तो शेयर्स अब डिस्काउंट पर इशू ही नहीं कर सकती। तो यह भी इन दोनों में अंतर हो जाता है। नंबर 4। नंबर 5, ये रही कंपनी, ये रहा डिबेंचर होल्डर। कंपनी ने डिबेंचर होल्डर से पूछा, क्या आप मुझे लोन देंगे? डिबेंचर होल्डर ने पूछा, कंपनी जी क्या आप मुझे सिक्योरिटी दोगे? क्या मेरा पैसा सुरक्षित है, इसके लिए वायदा करोगे? कंपनी ने कहा यस, हम इसके लिए सिक्योरिटी देंगे। समझ में आ? अच्छा जी, जब कंपनी ने शेयर होल्डर के साथ में एग्रीमेंट किया, यानी कंपनी ने जब शेयर दिया होगा शेयर होल्डर को, तो बदले में कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई थी। यानी शेयर होल्डर का पैसा डूबता है तो डूब जाए, ये उसको सोचना है, लेकिन डिबेंचर होल्डर का पैसा ना डूबे इसके लिए सिक्योरिटी देनी होगी। मालिक को अगर प्रॉफिट लेने की आदत है तो मालिक को नुकसान के लिए भी तैयार रहना चाहिए, लेकिन जिसने अपना पैसा दिया है उसने सिर्फ ब्याज के लिए दिया है, उसका पैसा चाहती है सरकार डूबे ना, इसीलिए कंपनी को सिक्योरिटी देनी पड़ती है। और इसी सिक्योरिटी का टेक्निकल नाम होता है चार्ज। आगे चल के आप पढ़ोगे चार्ज, चार्ज का मतलब होता है सिक्योरिटी। ठीक है जी, हाँ जी। नेक्स्ट, छठा, बेटे कंपनी जो है वो डिबेंचर की रीपेमेंट जरूर करेगी। सभी बच्चे जानते हैं कि भाई कंपनी डिबेंचर की रीपेमेंट करेगी। अब रीपेमेंट करने के क्या तरीके हैं? तरीका नंबर 1, लोन लेते वक्त पैसा लिया था तो रीपेमेंट भी पैसों में करो, या तो भाई रिडेम्पशन जो आप करो वो कैश में करो। या दूसरा तरीका, कभी कभी कंपनी कहती है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, आप एक काम करो, रीपेमेंट में मुझसे या तो नया शेयर ले लो या नया डिबेंचर ले लो। इसको बोलते हैं कन्वर्जन। समझ में आया? सरल भाषा में कहूं तो टोपी पहना दी। पहले डिबेंचर पकड़ा दिया और जब पैसे देने की बारी आई तो उसके बदले में शेयर पकड़ा दिया, यानी आपका डिबेंचर शेयर में बदल गया, यानी कि लेंडर से आप कंपनी के मालिक बन गए। हां, ऐसा बहुत कम होता है। समझ में आया? ऐसा रेयरली होता है कि कंपनी लोन के बदले में शेयर दे दे, लेकिन लॉ में इसकी परमिशन है। अब बताइए, क्या शेयर की रीपेमेंट होती थी? मुझे बताइए, क्या शेयर की रीपेमेंट होती थी? नहीं। तो जब शेयर की रीपेमेंट नहीं होती तो शेयर की कन्वर्जन भी नहीं होती। यानी जो व्यक्ति एक बार कंपनी का शेयर होल्डर बन गया वो शेयर होल्डर ही रहेगा, लेकिन जो कंपनी का डिबेंचर होल्डर बना है, हो सकता है कुछ वर्षों के बाद कंपनी उसे शेयर होल्डर बना दे। बोलिए, कन्वर्जन, ये तो मैंने आपको पॉइंट समझा दिया कन्वर्जन का। ये पॉइंट मैंने आपको समझाया सिक्योरिटी का। ये पॉइंट मैंने आपको समझाया था डिस्काउंट का, और उससे पहले मैंने आपको पॉइंट समझाया था रीपेमेंट का। ठीक है जी, बोलो। उससे पहले मैंने आपको पॉइंट समझाया था रिटर्न का।
और उससे पहले पॉइंट नंबर 1 जो मैंने आपको समझाया था वो मैंने समझाया था ऑनरशिप का। डिबेंचर होल्डर लेंडर है, शेयर होल्डर ऑनर है। डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है, शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। डिबेंचर होल्डर का पैसा वापिस होता है, शेयर होल्डर का पैसा वापिस नहीं होता है। डिबेंचर डिस्काउंट पर इश्यू हो सकता है, शेयर डिस्काउंट पर इश्यू नहीं हो सकता। ठीक है। या फिर इसके लिए पुराने लॉ में बात करूं जो आपके पास चल रहा है, उसमें कंडीशन है सेक्शन 79 में, डिबेंचर्स पर सिक्योरिटी दी जाती है, शेयर पे सिक्योरिटी नहीं दी जाती। डिबेंचर कन्वर्ट हो सकते हैं और शेयर कन्वर्ट नहीं होंगे। हाँ जी, और आगे चलते हैं। और कौन कौन से डिफरेंसेस हैं? पॉइंट नंबर है 7। कंपनी ने शेयर होल्डर से कहा कि हम आपको सिक्योरिटी नहीं देंगे। आप कंपनी के मालिक हो, तो बेटे शेयर होल्डर ने कंपनी से कहा कि ठीक है, अगर हमें आप लोग सिक्योरिटी नहीं देंगे तो आप कुछ भी करेंगे उसके लिए पहले मुझसे पूछेंगे, डिसीजन लेना होगा। कंपनी ने कहा ठीक है। तो यानी शेयर होल्डर जो होगा वो कंपनी को परमिशन देगा, इसके लिए होगी वोटिंग। यानी शेयर होल्डर के पास वोटिंग का राइट है। जबकि डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी ने क्या दे दी? सिक्योरिटी। अब कंपनी ने डिबेंचर होल्डर को सिक्योरिटी दे दी तो कंपनी डिबेंचर होल्डर से कहती है कि आपसे क्यों पूछेंगे कि पैसा कहां लगाएं, कैसे लगाएं, ये सारी बातें हम आपसे पूछेंगे नहीं। यानी कि डिबेंचर होल्डर को कोई खतरा नहीं है, इसीलिए उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है। वो कहते हैं हमें हमारा ब्याज मिलेगा, और अगर ब्याज नहीं मिलेगा तो हमारे पास सिक्योरिटी है। तो ये लोग निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं, ये कंपनी के साथ दखल अंदाजी नहीं कर सकते। ऑनर, इनका पैसा खतरे में है, और इनका पैसा खतरे में है, इसीलिए ये लोग हमेशा वोटिंग राइट्स के द्वारा कंपनी को डिसीजन अपने पहुंचा देते हैं कि आपने कैसे काम करना है। नंबर 8, आठवां पॉइंट है रिस्क। ठीक है जी। तो आपको बता दें कि बेटे हमने डिबेंचर्स के ऊपर सिक्योरिटी दे दी और इसीलिए डिबेंचर्स वाले सेफ है। अभी ऊपर भी बताया कि ये लोग सिक्योरिटी ले चुके हैं, सेफ हैं, इसलिए ये परवाह नहीं करते कि कंपनी पैसा कैसे लगा रही है, कहां लगा रही है। लेकिन शेयर होल्डर, इसे कंपनी ने कोई सिक्योरिटी नहीं दी, और इसे कोई सिक्योरिटी नहीं दी, इसीलिए शेयर रिस्की होता है। ठीक है जी। नंबर 9, प्रायोरिटी इन रीपेमेंट। हमेशा किसी भी व्यक्ति को पहले अपने लोन रीपे करने होते हैं, इसी तरह से कंपनी को भी पहले डिबेंचर्स की रीपेमेंट करनी है। सबसे पहले कंपनी डिबेंचर्स की रीपेमेंट करेगी और उसके बाद शेयर्स की पेमेंट करेगी। और यह बात आपको याद दिला दूं कि शेयर्स की पेमेंट कहां होती है? जब कंपनी बंद हो रही हो। यानी कभी भी कंपनी के जीवन काल में यदि पैसे वापस करने की बारी आ गई, चाहे कंपनी बंद हो रही हो या कुछ भी हो रहा हो, तो पहले डिबेंचर की पेमेंट होगी, बाद में शेयर होल्डर्स की पेमेंट होगी। तो बेटे ये कुछ डिफरेंसेस थे जो आपकी बुक में दिए हुए थे, ये मैंने आपको समझा दिए। ठीक है ना? ठीक है सर। अब मुझे पहले तो सभी बच्चे ये बताएंगे कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। हमने मीनिंग पढ़ लिया डिबेंचर का,
हमने मीनिंग पढ़ लिया बॉन्ड का। ये थ्योरी के लिए इतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन शेयर और डिबेंचर में क्या डिफरेंस होता है, या एक ही बात है कि भाई शेयर होल्डर में और डिबेंचर होल्डर में क्या डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है जी। अब सवाल ये उठ जाता है कि सर डिबेंचर्स होते किस किस प्रकार के डिबेंचर्स होते हैं, ठीक है ना। तो आइए मैं आपको इसकी भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि डिबेंचर्स कितने प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1, हाँ जी सभी बच्चे अब मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे। काइंड्स ऑफ डिबेंचर, हमने कहा डिबेंचर कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैंने ये कहा कि मैं ये पूछूंगा कि क्या सिक्योरिटी दी या सिक्योरिटी नहीं दी। आपको मैंने बताया था कि भाई डिबेंचर के ऊपर सिक्योरिटी दी भी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती, कोई लॉ ने कंडीशन नहीं लगाई, लेकिन लोग अक्सर पैसा तभी देंगे जब कंपनी उनको सिक्योरिटी देगी। यानी कि सिक्योरिटी देना या ना देना, लॉ में दोनों बातें लिखी हैं कि भाई डिबेंचर इशू कर दो, सिक्योरिटी देनी हो तो दे देना, नहीं देनी हो तो मत देना। यानी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मेरे पास दो तरह के डिबेंचर होते हैं। अगर कंपनी ने सिक्योरिटी दी है, समझ में आया, तो उसे बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर, सिक्योर्ड डिबेंचर। और अगर कंपनी ने सिक्योरिटी नहीं दी तो उसे हम बोलते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। यानी कि डिबेंचर्स सिक्योर्ड भी होते हैं और डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड भी होते हैं। अब ये तो बेटे लॉ ने कहा। अब आप बताओ, आप किसी को लोन दोगे तो सिक्योरिटी मांगोगे या नहीं मांगोगे? सर मांगेंगे। तो इसीलिए ज्यादातर सिक्योर्ड डिबेंचर ही चलते हैं। दूसरी बात, ये बताओ डिबेंचर का रीपेमेंट होगा या नहीं होगा? बच्चे कह रहे हैं सर डिबेंचर्स का तो हमेशा रीपेमेंट होता है, यानी डिबेंचर हमेशा वापस किए जाते हैं, लोन वापस किया जा सकता है। लेकिन एक जमाना था, बहुत समय पहले एक जमाना था जब लॉ ने कहा था कि भाई डिबेंचर का पैसा वापस करो या ना करो, आपकी मर्जी है। तो उस जमाने से लोगों ने याद कर लिया कि डिबेंचर वापस होंगे तो रिडीमेबल, नहीं वापस होंगे तो इरिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब होता है कि आपको पैसा रिटर्न करना है, और मैं कह रहा हूं यह कंपलसरी है। दूसरा है कि अगर पैसा नहीं रिटर्न करना है तो उसे बोलते हैं इररिडीमेबल, डू नॉट रिटर्न। अब बेटे ये लॉ में परमिटेड नहीं होता, लेकिन किताबों में लिखा हुआ चला आ रहा है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। हाँ, बट इट इज नॉट परमिटेड इन लॉ, नॉट परमिटेड इन लॉ। इसीलिए ये अच्छा डिफरेंस नहीं है, समझ में आया। लेकिन इसको फिर भी किताबें लिख रही हैं, टीचर बता रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज ये कोई डिफरेंस आज की डेट में बचा नहीं। अब आया सर रिकॉर्ड। मुझे ये बताइए बेटे, क्या आप कभी मूवी देखने जाते हैं? मॉल में, थिएटर में मूवी देखने जाते हैं? अब बच्चे हंस रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं सर कैसी बात कर रहे हो, मूवी तो हर कोई देखने जाता है। आप बेटे काउंटर पे गए, आपने उनको पैसे दिए, उन्होंने आपको टिकट दे दी। क्या टिकट के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ था? बोलिए। नहीं। अच्छा मुझे यह बताइए
आप बस में ट्रेवल करने गए और आपने कंडक्टर से टिकट परचेज किया, क्या टिकट पर आपका नाम लिखा हुआ है? नहीं। समझ में आया? अच्छा, मुझे बताइए, आप ट्रेन में सफर करने जा रहे हैं, आपने ट्रेन की टिकट खरीदी, क्या टिकट आपके नाम से इश्यू होती है या नहीं? टिकट पर नाम लिखा होता है। आप एरोप्लेन से जाना चाहते हैं, बताइए, एयर की जब आप टिकट लेंगे तो उसके ऊपर आपका नाम होगा या नहीं होगा? ये टिकट क्या है? ये भी तो एक कागज का टुकड़ा है। अब लेकिन इस कागज के टुकड़े पे कई बार नाम लिखा भी हुआ होता है और कई बार नाम नहीं भी लिखा हुआ होता। समझ में आया? अगर नाम लिखा हो तो जिसका नाम लिखा है वही इस्तेमाल कर सकता है, और नाम नहीं लिखा हो तो हम जिसको दे देंगे वो इस्तेमाल कर लेता है। समझ में आया? तो इसी तरह से लॉ ने कहा कि भाई कंपनी जब डिवेंचर इशू करेगी तो कंपनी सोच ले कि उसे नाम लिखना है उस व्यक्ति का या नहीं लिखना। बात समझ में आई? अगर कंपनी ने डिबेंचर देते हुए जिस व्यक्ति को पैसा दिया उसका नाम लिख दिया तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर। मान लीजिए मेरा नाम है गगन कपूर, मैंने एक कंपनी को लोन दिया और उस कंपनी ने मुझे बदले में डिबेंचर दिया और उस डिबेंचर के ऊपर लिखा हुआ है द ऑनर इज गगन कपूर, तो यानी कि मैं कहूंगा ये रजिस्टर्ड डिबेंचर है, यानी कंपनी के रिकॉर्ड में मेरा नाम लिखा हुआ है और डिबेंचर के ऊपर भी मेरा नाम लिखा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? रजिस्टर्ड। इसका मालिक कौन है? मैं हूं। अच्छा जी, दूसरा, अगर मैंने कंपनी को लोन दिया और कंपनी ने एक लोन का एक सर्टिफिकेट निकाल के मुझे दे दिया, जैसे मूवी टिकट होती है, उस पर नाम नहीं लिखा, तो उसे बोलते हैं बियरर डिबेंचर। क्या बोलते हैं? बियरर डिबेंचर। बियरर मतलब इस पर किसी का नाम नहीं है। ठीक है? हाँ, दोनों चलते हैं। अगर मुझे कंपनी से ऐसा डिबेंचर मिला जिस पर नाम नहीं है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। कंपनी कहेगी बाद में जब पैसा लौटाएगी, कहेगी लाओ डिबेंचर लाओ, पैसा ले जाओ, तो जो जो कंपनी को डिबेंचर देता जाएगा उसे कंपनी पैसा देती जाती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा जी, ये हुआ नंबर 1, ये हुआ नंबर 2, ये हुआ नंबर 3, ये हुआ नंबर 4। अब ये बताइए सर, प्रायोरिटी का मतलब क्या हुआ? अब प्रायोरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, एक होते हैं फर्स्ट डिबेंचर्स। फर्स्ट डिबेंचर्स मतलब अगर कंपनी ने बहुत सारे डिबेंचर इशू किए हुए हैं तो पहले किसका पैसा लौटाएगी? फर्स्ट डिबेंचर का। और उसके बाद किसका पैसा लौटाएगी? सेकंड डिबेंचर्स का। नाम ही कह रहा है कि भाई डिबेंचर्स में भी पहले इनका पैसा वापिस होगा, उसके बाद इनका पैसा वापिस होगा, इसीलिए बोलते हैं फर्स्ट डिबेंचर्स और इसीलिए बोलते हैं सेकंड डिबेंचर्स। नंबर 5। अच्छा जी, अब आ गया कूपन रेट। कूपन रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। टेक्निकल भाषा में ब्याज को कूपन रेट बोल देते हैं। समझ में आई? और मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि भाई डिबेंचर के केस में, डिबेंचर के केस में तो इंटरेस्ट होगा, लेकिन बॉन्ड के केस में इंटरेस्ट नहीं होगा। यानी इनके केस में इंटरेस्ट होता है और इनके केस में इंटरेस्ट नहीं होता। यानी कि इसके लिए भी दो केस बना दिए। क्या स्पेसिफिक रेट होगा या फिर रेट नहीं होगा, इसको बोलते हैं जीरो कूपन। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब मैंने आपको एक बात और बताई थी, कन्वर्टेबिलिटी। ठीक है जी, कन्वर्टेबिलिटी का मतलब है कि या तो डिबेंचर्स कन्वर्ट हो सकते हैं
कन्वर्टिबल या फिर नॉन कन्वर्टिबल। लोगों ने कंपनी को बोला कि भाई तुम लोन देते हो और बाद में मुकर जाते हो, बाद में कह देते हो इसके बदले में डिबेंचर ले लो। कंपनी ने कहा अच्छा हम वादा करते हैं कि हम आपसे ऐसा नहीं कहेंगे। लोगों ने कहा आपकी बात का क्या भरोसा है, आप बाद में कह दोगे। तो कंपनी पहले ही लिख करके दे देती है कि ये डिबेंचर कन्वर्ट हो सकते हैं या ये डिबेंचर कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। यानी आपको जो शर्त लिखवानी हो कंपनी से पहले ही लिखवा लेना। अगर कंपनी ने यह शर्त लिख करके दे दी कि हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं बाद में चाहें तो हम बोलते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर। और अगर कंपनी ने शुरू में ही लिख दिया कि इसके बदले आपको कैश मिलेगा, चिंता मत करना, तो ये कहलाते हैं क्या, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। ठीक है, तो आज हम लोग अपनी डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। मैंने आपको मोस्टली दो इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल बातें आज बताई हैं, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर और काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स। और ये दोनों आप अच्छे से याद कर लेना क्योंकि दोनों एग्जाम में थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम अपनी अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। चलिए, टाटा बाय बाय।